भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है और 2021 तक इसके तीसरे नंबर पर पहुंचने का अनुमान है। लेकिन इस विकास के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। सड़क पर ज्यादा गाड़ियों का मतलब है ज्यादा उत्सर्जन और अधिक प्रदूषण। भारत अपनी तेल की खपत का 83% आयात करता है, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। यही वजह है कि 2030 तक 30% वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। लेकिन हम इसे हासिल कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने की हमारी विनिर्माण क्षमता क्या है? इन वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए हम चार्जिंग जैसी बुनियादी ढांचे की स्थापना कैसे करेंगे? जहां तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सवाल है, इसमें भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भरता कैसे हासिल करेगा? भारत में वाहन प्रदूषण फैलाने के बड़े कारकों में शामिल हैं। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों का उत्सर्जन वायुमंडलीय प्रदूषण में 60% पार्टिकुलेट मैटर और CO2 का 20% से अधिक योगदान है। भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली लगभग 2/3 मौतों में डीजल वाले वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का भी अहम रोल है। इलेक्ट्रिक वाहन यानी EVs एक सकारात्मक और टिकाऊ उपाय है। ये पूरी तरह बिजली से चलते हैं और इनसे घातक हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। भारत में EV विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई प्रभावी नीतियों को लागू कर रही है, जिससे इस क्षेत्र को मदद मिल सके। आत्मनिर्भरता की हमारी इस यात्रा में भारत के इस क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनने की उम्मीद है। इस यात्रा में हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। वे भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया उद्योग में अग्रणी हैं। 10 साल पहले इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का निर्माण शुरू किया था। जब हमने 2007 में अपने व्हीकल्स को लॉन्च किया था, तब हमने एक कंपनी अलग से लॉन्च की थी। उसके लिए एक अलग टीम थी जिसका पूरा फोकस इस सेक्टर पर केंद्रित था। हम ये नहीं चाहते थे कि वो सहायक कंपनी किसी बड़ी कंपनी का हिस्सा हो जिसका इस सेक्टर में कोई हाथ हो, क्योंकि हमें इस सेक्टर में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। उस समय यह हमारे पारंपरिक बिजनेस से अलग थी और ये बात पिछले कई सालों से साफ थी कि हमें पोल्यूशन फैलाने वाले वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने चाहिए। एक EV कैसे काम करता है? सभी इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV में एक आंतरिक दहन इंजन के बजाय एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। बैटरी में इकट्ठा की गई बिजली मोटर को चलाती है। आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों में सबसे बड़ा फर्क यही है। इसमें इंजन ऊर्जा पैदा करने के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग करता है, लेकिन EV में इंजन और ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं होती। ये दोनों चीजें आंतरिक दहन वाले वाहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। इन वाहनों में कोई दहन नहीं होता, इसलिए किसी प्रकार का उत्सर्जन भी नहीं होता, जैसा कि पेट्रोल वाले दोपहिया वाहनों में होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में कोई क्लच या गियर भी नहीं होता। इसमें इंजन वाले पुर्जे नहीं होते, इसलिए किसी प्रकार का घर्षण नहीं होता। इसमें बस बिजली की मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जिससे वाहन चलता है। इसमें मूल रूप से एक बैटरी है जो रिचार्ज की जा सकती है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तकनीक का उपयोग करेंगे। एक बैटरी को हजारों बार रिचार्ज किया जा सकता है। यह कई सालों तक चलती है। यह काफी स्वच्छ वाहन है। इससे उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होता। बेहतर ड्राइविंग होती है। इसमें कोई कंपन नहीं होता। हमारे वाहनों की सभी बैटरियां पोर्टेबल हैं। इन्हें ऑफिस और घरों में रिचार्ज किया जा सकता है। पेट्रोल पंप तक जाने की जरूरत नहीं है और न ही किसी सर्विस स्टेशन पर जाना है। इलेक्ट्रिक वाहन की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे उत्सर्जन में भारी कमी आई है। इससे हमारे शहरों में हवा स्वच्छ रहती है और लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। पेट्रोल पर चलने वाली पारंपरिक मोटर बाइक की तुलना में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद और रखरखाव दोनों किफायती हैं।
इलेक्ट्रिक वाहन को असेंबल कैसे किया जाता है? पहले स्टेशन में एक फ्रेम होता है जिसे चेसिस भी कहा जाता है। चेसिस के लोड पर उसमें एक कन्वर्टर और नियंत्रक जोड़ा जाता है। नियंत्रक ई बाइक का दिमाग होता है। सभी इलेक्ट्रिक सिग्नल, बजर, हेडलाइट और संकेतक कन्वर्टर के माध्यम से नियंत्रक तक जाते हैं। कन्वर्टर उच्च वोल्टेज को लो वोल्टेज यानी 12 वोल्ट में परिवर्तित करता है और इसकी वाहन के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में आपूर्ति करता है। दूसरा स्टेशन मोटर होता है। मोटर से ही वाहन चलता है। इसे हब में पिछले पहियों के पास लगाया जाता है। तीसरे स्टेशन में टायर लगे अगले पहिए लगाए जाते हैं। इसमें हैंडल को जोड़ा जाता है। फिर मुख्य हार्नेस फिट किया जाता है। ये पूरे वाहन को सूचना प्रेषित करने और विभिन्न घटकों को जोड़ने से चलता है। इसके बाद प्लास्टिक से बने हेडलाइट और साइड पैनल जैसे विभिन्न भागों को लगाया जाता है। ये सब असेंबल होने के बाद सीटें लगाई जाती हैं। फिर लिथियम आयन बैटरी को जोड़ा जाता है। ये असेंबली का अंतिम चरण है। ये लिथियम आयन बैटरी पोर्टेबल होती है। असेंबली पूरी होने के बाद वाहन विभिन्न गुणवत्ता जांच बिंदुओं से गुजरते हैं, जहां वाहन के हर मानक की जांच की जाती है। मैनुअल जांच के अलावा हर मानक को इलेक्ट्रिकल डायनेमो मशीन में जांचा जाता है। आखिर में वाहन तैयार होकर फैक्ट्री से बाहर आता है। सुशांत सिंह नई दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। हाल ही में उन्होंने ऑफिस जाने का अपना साधन बदला है। अब वे इलेक्ट्रिक स्कूटर से ऑफिस जाते हैं। मुझे लगता है कि यह काफी किफायती है और पर्यावरण पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता। यह एक बार रिचार्ज करने पर आसानी से लगभग 50 किलोमीटर तक चलती है। मुझे इसकी रेंज के बारे में कभी कोई समस्या नहीं हुई। I never had any issue regarding its range. भारत में टू व्हीलर का एक विशाल बाजार है। सरकार द्वारा ई मोबिलिटी को बढ़ावा और सब्सिडी देने से 2019 से 2025 के दौरान इस क्षेत्र के 44% से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। भारत के इस क्षेत्र में ई क्रांति की काफी संभावनाएं हैं। आने वाला वक्त स्वच्छ मोबिलिटी का ही है। इस यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए ई वाहनों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उदाहरण के लिए अब टू व्हीलर में पोर्टेबल बैटरी का उपयोग होता है, जो काफी सुविधाजनक है। इस तरह से स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन देने से हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। हमारी वायु स्वच्छ बनती है। आयातित जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होती है और इससे हमारे आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बल मिलता है। We were already working on localization, but now what's happened? It's pushed the whole industry, so it's creating. ये वाहन प्रदूषण नहीं फैलाते, सुविधाजनक हैं, उपयोग में आसान हैं और ये आपको स्वच्छता से आने जाने की सुविधा देते हैं। हम पहले से ही स्थानीयकरण की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे उद्योग का मानकीकरण और स्थानीयकरण करने पर जोर दिया गया है। पहले जो उद्योग भारत में नहीं थे, वे अब अपनी जगह बना रहे हैं। इसलिए कई तकनीकी उत्पाद ऐसे होंगे जिनका निर्माण अब भारत में ही होगा। इसलिए उस दिशा में ये एक बहुत अच्छा कदम है। Down to the raw materials, where we could have them either coming from India or being mined or owned by Indian companies. सड़कों पर ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का होना इस प्रक्रिया का सिर्फ एक चरण है। एक इलेक्ट्रिक वाहन में लगने वाली बैटरी जैसे घटक उसकी लागत को 50% तक बढ़ा देते हैं। देश जैसे जैसे स्वच्छ मोबिलिटी की ओर आगे बढ़ेगा और अगर घरेलू स्तर पर बैटरियों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती है, तो भारत सेल निर्भर देश बनने की बजाय बस एक तेल निर्भर देश बनकर ही रह जाएगा। इसलिए भारत की बैटरी निर्माण क्षमताओं को देखिए एक ब्रेक के बाद। India Science Channel was launched in the year 2019 by the Department of Science and Technology, Government of India.
The internet-based dedicated science web channel is being implemented and managed by Vigyan Prasar, committed towards science communication. The channel features science documentaries, discussions on current topics, interviews, and different programs covering the entire landscape of science and technology to make science popular among the masses. India Science is a flagship project of Vigyan Prasar, and over a year and a half we have produced more than 1,200 videos of different sizes, lengths, and from different genre and for different domains for the people of the country. We've taken, we have spoken, we've gotten, we've dived deep into the realms of different domains of science and technology, and we have gotten news, stories, films, videos in almost every format that you can think of. OTT, for that matter, is a great platform that helps anybody to look for any news, any item, any video, any documentary at any point in time. All you need to do is to subscribe a channel for it. One can also download India Science mobile app from Google Play Store or Apple Store to view this channel. भारत सरकार ई मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने पर काम कर रही है। कुछ योजनाओं में तो वाहनों को 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक करने का विजन भी है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए हमें लिथियम आयन बैटरी के विकास और निर्माण को स्वदेशी रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल भारत ईवी बैटरियों की सोर्सिंग के लिए अन्य देशों पर निर्भर है, जिसकी वजह से ये वाहन महंगे हुए हैं। इस परिस्थिति को बदलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम स्वदेशी रूप से इन बैटरियों का निर्माण करें। चलिए लिथियम आयन बैटरी को और विस्तार से देखें। यह मुख्य रूप से 4 घटकों से बनी है, जो कैथोड, एनोड, इनके बीच इलेक्ट्रोलाइट नामक एक रसायन और एक विभाजक है। एनोड और कैथोड लिथियम का संग्रह करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट धनात्मक रूप से आवेशित लिथियम आयन को एनोड से कैथोड तक ले जाता है और ठीक इसका उल्टा विभाजक के द्वारा होता है। लिथियम आयन की गति एनोड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का निर्माण करती है, जो धनात्मक करंट संग्राहक में एक चार्ज बनाता है। फिर विद्युत प्रवाह करंट संग्राहक से ऋणात्मक करंट संग्राहक तक संचालित होने वाले उपकरण के माध्यम से प्रवाहित होता है। विभाजक बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है। बैटरी डिस्चार्ज होते समय करंट छोड़ती है। एनोड कैथोड में लिथियम आयन जारी करता है, जिससे एक तरफ से दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। जब डिवाइस में प्लग लगाया जाता है, यही क्रिया उल्टी हो जाती है। लिथियम आयन कैथोड जारी करता है और एनोड उन्हें हासिल करता है। लिथियम के आणविक बॉन्ड में बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी की जा सकती है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी में उच्च ऊर्जा घनत्व होता है। एक विशिष्ट लिथियम आयन बैटरी 1 किलोग्राम बैटरी में 150 वॉट घंटे बिजली स्टोर कर सकती है। ये बैटरी आमतौर पर दूसरी रिचार्जेबल बैटरियों की तुलना में बहुत हल्की होती हैं। इनका उपयोग पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों और यहाँ तक कि बिजली स्टेशनों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। भारत में लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण उद्योग अभी अपनी शुरुआती अवस्था में है। हालांकि देश में अगले कुछ वर्षों में इन बैटरियों के प्रमुख निर्माता के रूप में उभरने की क्षमता है। ओकाया पावर प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां इन बैटरियों के विकास की कहानी में प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। ये लगभग 30 सालों से भारत में कई तरह की बैटरी बना रही है, जिसमें इन्वर्टर बैटरी, सोलर बैटरी और ई रिक्शा बैटरी शामिल हैं। अब इस कंपनी ने राष्ट्रीय ई मोबिलिटी मिशन को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाने के लिए लिथियम आयन बैटरी और ईवी चार्जिंग सुविधाओं का निर्माण भी शुरू कर दिया है। ओकाया पावर ग्रुप में हमारा विजन काफी साफ रहा है। हम घरेलू के साथ साथ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल स्टोरेज और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, स्टोरेज बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन में भी मोबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य ऐसे उत्पादों को बनाना है जिनसे वास्तव में हमारी आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्थायी समाधान देने में मदद हो सके।
today's generation and the generation that is yet to come. कोविड महामारी के दौरान ये महसूस किया गया कि भारत को विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर कम निर्भर रहने की जरूरत है। इसलिए सरकार ने एक आत्मनिर्भर भारत के विचार को अपनाया है। इस दिशा में एक कदम कंपनियों को भारत में निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना था। भारत सरकार ने लिथियम आयन बैटरी पर शुल्क बढ़ाया है। इस टैरिफ बढ़ोतरी ने चीन जैसे देशों से इन बैटरियों के आयात करने की लागत को और बढ़ा दिया। उन्होंने स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ घटकों की आयात लागत को भी कम किया है। इसने उन भारतीय कंपनियों को प्रेरित किया है जो इन बैटरियों को विकसित करने के लिए अपनी विनिर्माण और कौशल क्षमताओं पर जोर दे रही हैं। बैटरी बनाने के अपने गहन अनुभव के साथ ओकाया के पास ई वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जरूरी विशेषज्ञता और संसाधन है। लिथियम आयन बैटरी निर्माण की समग्र प्रक्रिया में सेल घटकों यानी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट्स और सेपरेटर, सेल और मॉड्यूल उत्पादन, बैटरी पैक असेंबली और घटकों के एकीकरण का उत्पादन शामिल है। ई वाहन की लिथियम आयन बैटरी की असेंबली और विनिर्माण हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित उनके कारखाने में होता है। इसकी प्रक्रिया एक सेल क्षमता मशीन में एक एक सेल के परीक्षण से शुरू होती है। परीक्षण किए गए सेल को असेंबली टेबल मेज पर लाया जाता है। यहाँ सेल को एक लाइन में ऋणात्मक व दूसरी लाइन में धनात्मक अनुक्रम में रखा जाता है। फिर सेल को एक स्वचालित स्पॉट वेल्डिंग मशीन में डाला जाता है जो सेल को निकल स्ट्रिप्स के साथ जोड़ती है। फिर BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को असेंबल किया जाता है। ओकाया अपना BMS खुद बनाती है। फिर तारों को BMS से जोड़ा जाता है। इसे वायर हार्नेसिंग कहा जाता है। इसके बाद BMS सेल से कनेक्ट हो जाता है। फिर बैटरी पैक टेस्टिंग मशीन में पूरी बैटरी का परीक्षण किया जाता है। टेस्ट पास करने के बाद बैटरी को पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। हमारे पास खुद का इलेक्ट्रॉनिक BMS है जिससे प्रत्येक सेल के प्रदर्शन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और यह उस मोटर के आउटपुट को भी नियंत्रित करता है जो वाहन को आगे बढ़ाने के लिए करंट लेती है। उसके ऊपर इसमें बहुत से सुरक्षा तंत्र लगाए गए हैं, चाहे वह थर्मल कंडक्टिविटी हो जो कि ताप को नियंत्रित करता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन हो जो इसे एक सुरक्षित बैटरी बनाने के लिए काम करता है। सरकारी योजनाओं के समर्थन से इस तरह की प्रौद्योगिकी और नवाचार वास्तव में इलेक्ट्रिक बैटरी के निर्माण को गति प्रदान कर सकते हैं। ये हमारे ई मोबिलिटी आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हमें 100% भरोसा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए न सिर्फ हमारी कंपनी बल्कि कई अन्य कंपनियां मिलकर जहां तक हो सकेगा स्वदेशीकरण के लिए काम करेंगी और मुझे वास्तव में लगता है कि यह उपभोक्ता को उत्पाद की ओर तेजी से आने में मदद करने वाला है क्योंकि कीमत उनकी पहली प्राथमिकता है। उनमें जागरूकता है और उत्पाद उपलब्ध भी हैं। लेकिन अब यह केवल लागत का मामला है जिससे हम पार पालेंगे। इससे हम छोटे शहरों में भी उपलब्ध कराएंगे। इसमें तेजी लाने की जरूरत है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। ई वाहनों का निर्माण और हमारी ई बैटरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना दोनों महत्वपूर्ण कदम हैं। एक ब्रेक के बाद हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से भारत ने बुनियादी ढांचे को फिर से विकसित किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। India Science Channel was launched in the year 2019 by the Department of Science and Technology, Government of India. The internet-based dedicated science web channel is being implemented and managed by Vigyan Prasar, committed towards science communication. The channel features science documentaries, discussions on current topics, interviews and different programs covering the entire landscape of science and technology to make science popular among the masses. India Science is a flagship project of Vigyan Prasar. And over a year and a half, we have produced more than 1,200 videos of different sizes, lengths, and from different genre and for different domains for the people of the country.
we've taken, we've spoken, we've gotten, we've dived deep into the realms of different domains of science and technology, and we have gotten news, stories, films, videos in almost every format that you can think of. OTT, for that matter, is a great platform that helps anybody to look for any news, any item, any video, any documentary at any point in time. All you need to do is to subscribe a channel for it. One can also download India Science mobile app from Google Play Store or Apple Store to view this channel. भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और स्वदेशी रूप से बैटरी बनाने की तकनीक को बढ़ावा दिया है। दोनों कदम बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्थानांतरित होने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रिक वाहनों का विकल्प जमीनी स्तर पर मुमकिन नहीं होगा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में चार्जिंग का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए ठोस उपयुक्त नीतियां और नियम बनाने की जरूरत है। मई 2019 में हुए इकोनॉमिक टाइम्स के एक सर्वे के मुताबिक भारत में 90% कार मालिक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के इच्छुक हैं। फिलहाल भारत में कुल वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार केवल 1% है। यही वो क्षेत्र है जहां EESL यानी ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड जैसी कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। EESL का अधिदेश ऊर्जा कुशल परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने से संबंधित है और उपभोक्ताओं, उद्योगों और सरकारों को ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अपनी ऊर्जा जरूरतों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाना है। EESL ऐसा करने के लिए देश में ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने और जरूरी EV चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए माहौल बनाने पर काम कर रहा है। उदाहरण के लिए भारत में ई-वाहन के उद्योगों को आगे बढ़ाने की दिशा में उन्होंने सरकारी संगठनों में 1500 से अधिक ई-कारों की खरीद और तैनाती की है। इन ई-कारों को सरकारी संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौजूदा पेट्रोल और डीजल वाहनों को बदलने के लिए लीज पर दिया जा रहा है। जब हमने ईवी कार्यक्रम शुरू किया था तो हमारा उद्देश्य ऐसा बाजार तैयार करना था जिसमें यह सुनिश्चित करना था कि ईवी की विशेषताएं और लाभ लोगों तक पहुंचे। और इस पहल में हमने सबसे पहले सरकारी वाहनों के बेड़े को विद्युतीकृत करने का काम किया। अब हम ये वाहन ई टैक्सी ऑपरेटर को उपलब्ध करा रहे हैं और चार्जिंग की सुविधा भी मुहैया करवा रहे हैं। ईवी के फायदों का उपयोग करने और अन्य उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए EESL ने देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर तेजी से काम किया है। चार्जिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए पूंजी की मुख्य आवश्यकताओं में से एक है जमीन की उपलब्धता, जो अब तक अधिकांश नगर निकायों या फर्मों द्वारा सार्वजनिक चार्जर के लिए EESL को मुफ्त दी जाती हैं। अब तक EESL ने इस पर आगे बढ़ने की योजना के साथ 350 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए EESL स्थानीय निकायों, संस्थानों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी कर रहा है। इन चार्जिंग स्टेशनों को बनाते समय एक महत्वपूर्ण चुनौती ऐसे उपकरणों का विकास है जो तेजी से चार्जिंग कर सकते हों। विभिन्न कारों के लिए विभिन्न प्रकार के कनेक्टर के भी विकल्प हैं। हमारे पास कई तरह के चार्जर हैं। महिंद्रा ई-वेरिटो जैसे कम रेंज की कारों के लिए इनमें लगभग 120 से 140 किलोमीटर की यात्रा की जा सकती है। ये DC 001 15 किलोवाट के चार्जर हैं। हमारे पास उच्च रेंज की कारों के लिए भी चार्जर हैं। इसके लिए हमारे पास 142 किलोवाट से अधिक के भी चार्जर हैं। EESL द्वारा स्थापित चार्जिंग स्टेशन ग्राहकों के अनुकूल हैं और इसका उपयोग इलेक्ट्रीफाई नामक मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से किया जा सकता है। केवल यूजर ID और पासवर्ड के साथ लॉगिन करके उपयोगकर्ता अपने वाहन के अनुकूल निकटतम चार्जिंग स्टेशन का पता लगा सकता है। फिर चार्जर पर QR कोड को त्वरित स्कैन करके उपयोगकर्ता ये चुन सकता है कि वो कार को कैसे चार्ज करना चाहता है, बैटरी की क्षमता के हिसाब से, समय के हिसाब से या फिर यूनिट
या पैसे के हिसाब से। उसके बाद चार्जर को वाहन के स्लॉट में प्लग किया जाता है और उसे चार्ज किया जाता है। यदि आप दिल्ली में डीजल या पेट्रोल कार चला रहे हैं तो उसकी लागत प्रति किलोमीटर लगभग 6.5 रुपए है। अगर आप अपने इलेक्ट्रिक वाहन को 10 रुपए प्रति यूनिट पर चार्ज कर रहे हैं तो उसकी लागत केवल 1 रुपए 10 पैसे आती है। अब अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इसे 3 रुपए प्रति यूनिट पर चार्ज करने की कल्पना करें तो ये किसी क्रांति से कम नहीं होगा। EESL का इरादा सोलर रूफटॉप, बैटरी आधारित चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का निर्माण करके कार्बन न्यूट्रल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है। आखिरकार इस कंपनी की योजना देश भर में अगले 2 से 3 वर्षों में 10,000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की है। भारत सरकार ने इन स्टेशनों के लिए सब्सिडी के रूप में 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसका अनुसरण भारी उद्योग विभाग कर रहा है। इसके तहत पहले ही 2600 चार्जिंग स्टेशन आवंटित किए जा चुके हैं और 14 राजमार्गों और एक्सप्रेस वे के लिए बोली लगाई जा रही है। शुरू में विचार यह है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और राज्यों की राजधानी में इन्हें लगाया जाए ताकि हमारे पास पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हों और ईवी के नए मॉडल लाने में OEM को भी काफी दिलचस्पी है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने GST में कटौती, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क को कम करके इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। अगर हम लोगों को अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो हम 2-3 चीजें हासिल कर सकते हैं। पहला, हम आत्मनिर्भर बनते हैं। दूसरा, हमारे परिवहन को चलाने वाली यह ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल होगी। निर्यातित जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता के मामले में भारत में सड़कों पर ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन गेम चेंजर साबित होंगे। इससे राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण में सुधार होगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ईवी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी संस्थानों का मिलकर काम करना वास्तव में एक ऐसा उदाहरण है जिससे हमारा भारत वास्तव में आत्मनिर्भर बन सकता है।